खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ, और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें और फिर हम डायरेक्ट चलते हैं। ज़ाहिर आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक बहुत एक ड्रॉप सीन भी हुआ, कहना चाहिए अच्छा हुआ, फैसला आ गया, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ खबरें और भी, मगर आज मेनली तो यही इशू है। मगर बात ज़रूर करेंगे कि नून लीग ने आखिर जलसे जुलूस क्यों मनसूख कर दिए हैं। इस हवाले से भट्ट साहब से भी हम पूछेंगे और मियाँ साहब की आमद के हवाले से भी उनके पास एक्सक्लूसिव खबरें हैं, उनसे हम मुतमत्तो होंगे। और साथ ही लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना, ये छुट्टियाँ क्यों करते हैं, हम लोगों के रोज़गार पे अटैक क्यों कर देते हैं, अपना काम सीधा नहीं करते, बुनियादी इशूज़ को एड्रेस नहीं करते, तो ये इस पर भी बात होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसराइल कौन सी एक अजीब गरीब सिचुएशन है और बहुत ही 20 लाख लोग, 20 लाख पैलेस्टीनियन जो हैं किस अजाब में मुब्तला हैं, ये कौन से कसाई हैं, या ये क्या आलमी डिप्लोमेसी और ये क्या सियासत है। मगर आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, किसी मुताज सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और इस केस में भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे। आबिद ज़ुबैरी साहब, 2-3 बातें जो मैं यानी चाहता हूँ। एक तो ये बताएं कि ये क्लैरिटी नहीं हो रही, 2 बातें, क्या ये मुअस्सरबा माजी होगा? और थोड़ी देर पहले हमारे भाई और दोस्त जनाब मोहतरम इरफान कादर साहब कह रहे थे, जब हमने उन्हें सवाल किया हमारी एंकर ने कि जी क्या मियाँ साहब और वो अपील कर सकेंगे, तो उन्होंने कहा जी उन्हें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो नाअहली उनकी ख़त्म हो चुकी है किसी और कानून के ज़िमन में। ये दोनों बातें एड्रेस कर दें कि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन और जो लोग नाअहल हुए थे उनके मुस्तकबिल के हवाले से ये कानून किस तरह से असरअंदाज होगा। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह फ़लस्तीनियों को कामयाबी दे यहूदियों के ख़िलाफ़, और मुसलमान उम्मा को होश के नाखून लेने का दे कि जिस तरह से मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, और मस्जिद अक्सा की अल्लाह उसको आज़ाद नसीब हो ताकि हम वहाँ नमाज़ पढ़ सकें। मेरी आपके चैनल से ये एक दुआ है कि अल्लाह उसे कबूल करे और इनकी मदद करे, क्योंकि मुसलमानों ने उनकी मदद नहीं करनी और मुसलमान ममालिक ने, तो अल्लाह की मदद उनके लिए आए। ये देखिए जो ये कानून देखिए, जो हम आपको पता है, मैं तो नोटिस पे था सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से, और हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये कानून साजी नहीं की जा सकती थी, मुकन्नना यानी पार्लियामेंट ये कानून साजी नहीं कर सकती थी, और क्योंकि ये प्रैक्टिस प्रोसीजर ये एक्सक्लूसिव डोमेन था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वही अपना रेगुलेट करना था उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को, नेचुरली सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमारे हिसाब से लॉ का मतलब ये था जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसके बरखिलाफ नहीं बना सकते थे आइन और कानून के। नेचुरली ये बात हमारी नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने, और अक्सरियत से ये फैसला किया कि ये कानून जो थे आइन के मुतसादिम नहीं है बल्कि आइन के तहत बना है, और पार्लियामेंट इस पर कानून इनके प्रैक्टिस और प्रोसीजर पर कानून साजी कर सकती है। ये 10-5 से फैसला आया। लेकिन जो एक अपील का राइट जो दिया गया था, हमारी बार मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के हमेशा से डिमांड रही, हमारी भी डिमांड रही है कि जिसमें अपील होनी चाहिए, लेकिन हमारा तरीका कार पे ज़रा इख्तिलाफ था। हमारा था कि जी ये जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई चीज़ में कोई चीज़ ऐड की जा रही है, ये एनलार्जमेंट इस तरह से नहीं हो सकती, बल्कि ये आइन साजी के तहत उसमें पार्लियामेंट ने देना है, आइन साजी करके एक सेक्शन क्लॉज ऐड कर दे इसके अंदर आर्टिकल 184(3) में। लेकिन ये बात भी अक्सरियत ने कहा नहीं, प्रोस्पेक्टिवली। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया कि प्रोस्पेक्ट, यानी 21 अप्रैल के बाद के जो केसेस हैं उसमें अपील का हक हासिल हो गया एक लिटिगेंट को, जो भी कोर्ट में आएगा। लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बात मानी, वो भी अक्सरियत से 8-7 का डिवीज़न आया, उसमें अक्सरियत ने हमारी बात मानी कि ये जो कानून है इसको रिट्रोस्पेक्ट यानी पीछे से इसको लागू नहीं किया जा सकता, और यही उन्होंने कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लागू नहीं हो सकता, कि पिछले केसेस जो हो गए 21 से पहले के वो खुल नहीं सकते, और आपको अभी कोई केस आएगा उसके 30 दिन के अंदर आप अपील दाखिल कर सकेंगे। तो ये शॉर्ट ऑर्डर आया है, रीजंस बाद में आएंगे, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर ये है। और जो आपने फरमाया जो लोग इंतजार कर रहे थे इस केस के बाद के लोगों के केसेस खुल जाएंगे, वो अभी नहीं खुल रहे पुराने केसेस। जी पुराने केसेस नहीं खुलेंगे, गोया जो है जो अपील का हक जो है मियां, अपील का इख्तियार वो नहीं है किसी को भी, जो मतलब जो 21 अप्रैल से पहले जो केस के जिनके फैसले हो गए, जो इनका मेरे ख्याल से इस केस का मेन मकसद था, उन्हीं की पार्टी हुकूमत थी और ये कानून साजी हुई। हमें तो ये भी नहीं मालूम हुआ इस कानून साजी के वो कोर्ट के ऑर्डर्स रहे, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने शायद वो प्रोड्यूस नहीं किया रिकॉर्ड के इस पर कानून साजी कैसे की गई, आइन के हिसाब से की गई नहीं। चले वो तो अब बात खत्म हो गई। लेकिन मैं एक बात आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि ठीक है फैसला आया जिसमें हमारी बात नहीं मानी गई, लेकिन हम वो एज पाकिस्तानी और एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम सब पे ये जजमेंट बाइंडिंग है।
अच्छा, एक और मैं वजाहत चाहूँगा, ज़ाहिर है हम जो ज़ाहिर कानून को समझते नहीं, बड़ी दकीक और बड़ा कम्प्लेक्स किस्म के इशूज़ होते हैं। अभी यार इरफान कादिर साहब की जो मैंने कोट किया, अभी मैं था सुन रहा था उनको, तो वो कह रहे थे कि मियाँ साहब की नाअहली तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। कोई ऐसी कानून बना है, कोई ऐसी बात है या ये दुरुस्त है ये जो वो फरमा रहे हैं? जी, वो मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कानून उन्होंने बनाया था, देखिए उनका जो नाअहली कोर्ट ने डिक्लेयर की थी, उन्होंने कहा था कि जिस प्रोविजन में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया वो था, ये जजमेंट थी उनके केस में, उसमें जो नाअहली है वो लाइफ टाइम है। लेकिन आपको याद होगा पिछले दिनों ने इस पार्लियामेंट ने एक और कानून बनाया था कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आइन के अंदर कोई पीरियड मुख्तस नहीं है कि ये इस पीरियड की जो चीज़ होगी इतने साल में होनी चाहिए, या कोई डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल की होगी क्या, तो कानून उसमें बना दिया उन्होंने कि जी उसको उन्होंने कह दिया कि उस जो भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर कानून आइन के अंदर कोई पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है तो वो सिर्फ 5 साल होगी, तो नेची होगी। लेकिन उस पर यह इशू उठेगा कि क्या उस कानून से एक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी, जो उन्होंने जरूर क्लॉज डाला होगा उस कानून के अंदर के नॉट स्टैंडिंग एनी जजमेंट के, इरिस्पेक्टिव के कोई कोर्ट का जजमेंट है वो 5 साल का पीरियड होगा, तो नाअहली उस तरह से उन्होंने उसको भी कवर कर लिया था कि जी इसको कि अब देखें उसमें इशू ये आएगा जब नवाज शरीफ साहब अगर अपने कागजात दाखिल करेंगे इलेक्शन के लिए, तो उनके मुखालफिन इस पर ये पॉइंट उठा सकते हैं कि जी ये इनकी नाअहली लाइफ टाइम थी और ये कानून से नहीं ख़त्म किया जा सकता, तो ये लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मेन मकसद क्या था, हम कहते थे कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट की, अब कोर्ट ने आज इख्तियार दे दिया पार्लियामेंट को कि जी वो उनकी प्रैक्टिस प्रोसीजर में कानून साजी कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आइंदा जो पार्लियामेंट आएगी वो किस तरह से रेगुलेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर को, क्योंकि वो आइंदा अब क्योंकि एक इख्तियार मिल गया है वो करेंगे, वो उस पर ज़रूर पार्लियामेंट अब नेक्स्ट पार्लियामेंट आएगी, फिर कोई इख्तिलाफ होगा कोर्ट के फैसलों से, फिर कानून साजी करेंगे उनके प्रैक्टिस और प्रोसीजर पे, क्योंकि अब तो उनके इख्तियार में आ गया है कि अब वो दो बातें मैं इससे मतलब ये कि अगर अब पार्लियामान को ये इख्तियार मिल गया है कि जो जुडिशरी के इख्तियारात हैं अगर वो उन्हें क्लिप करना चाहते हैं, महदूद करना चाहते हैं मुस्तकबिल में, तो कोई ऐसी आइन साजी कानून साजी का रास्ता खुल गया है पार्लियामेंट के जरिए से, मैं ये सही समझाऊं? प्रैक्टिस ऑफ जी बिल्कुल सही समझे, प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर का जो कानून जो उनके रूल्स थे जिसके तहत उनके कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन होती थी उसके अंदर उनको इख्तियार मिल गया आज पार्लियामेंट का कि वो उस रूल्स को वो अपने एक्ट के थ्रू जैसे बना के चेंज कर सकती है। अब फर्ज करें आज उन्होंने कहा कि 3 के बेंच 3 जजेस डिसाइड करेंगे 184(3) की के कहाँ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, और जो भी केस होगा वो 3 की करेंगे। कल फर्ज करें उनको 3 आगे आने वाले 3 जजों से उनको कोई इख्तिलाफ होता है, देखिए इससे मफरूजों में बात होगी कि आइंदा क्या होता है, कि मैं बता रहा हूँ एक रास्ता खुल गया उसके लिहाज से मैं कह रहा हूँ, हो जरूरी नहीं है होगा, लेकिन फर्ज करें वो कल फैसला करते हैं कि जी अब जो सबसे जूनियर मोस्ट 3 जज होंगे वो रोस्टर बनाएंगे, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी कि चीफ जस्टिस द मास्टर ऑफ द रोस्टर, और जजमेंट्स के अंदर भी इसको अपहोल्ड किया गया, द मास्टर ऑफ द रोस्टर इज द चीफ जस्टिस। 2022 सुप्रीम कोर्ट 22 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का, वो सब न चाहिए आज वो खत्म हो गया, तो अब वो अब इनके प्रोसीजर में कुछ भी कर सकते हैं, और कल जाके 184(3) की पावर को और भी क्लिप कर सकते हैं वो जाके कि जी अब नहीं अब इस तरह से होगा, ये केसेस होंगे, तो अब देखिए ना एक रास्ता खुल गया है। अब वो किस तरह से वो रास्ता खुला है उस पर क्या होगा वक्त ही बताएगा। जी बट आबिद जुबैरी साहब मुझे ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो माजी से इसका इतलाक नहीं होगा, तो ये माजी का तयन जो है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये फिर किस तारीख से होगा, और दूसरा साथ छोटे सी मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जज साहब ने चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती क्यों महसूस किया उन्होंने, कि ये गलती का लफ्ज चीफ साहब ने कैसे फरमाया, ये 2 बातों पर रहनुमाई फरमाइएगा मेरी। पहले मैं देखता हूँ उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा था, जज साहिबान पूछ रहे थे, जिसमें हमारा भी एक मुद्दा था कि अगर ये आज फैसला इसको अपहोल्ड करता है इसकी अपील हम कैसे कर सकते हैं कि 15 के जजेस बैठे हुए अपील का हक अगर आप हमें दे रहे हैं प्रोस्पेक्टिवली, जो 21 अप्रैल से अब लागू हो गया। देखें पहले आप देखें इसके 3 पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में उन्होंने लॉ को अपहोल्ड किया, सेकंड में कहा कि सेक्शन 5(1) में जो अपील दी गई वो दे सकते थे प्रोस्पेक्टिवली, यानी 21 अप्रैल को अगर ये सदर साहब ने ये कानून बना, जो 21 अप्रैल को सदर साहब ने साइन किया जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, तो उससे आगे जो केसेस होंगे उस पर इसका इतलाक होगा। तो हमारा ये था कि अगर फर्ज कर इसके मतलब कि अब आइंदा फुल कोर्ट कभी बन ही नहीं सकता, ये अच्छा ही हो गया ना, क्योंकि हर वक्त वकील आ जाते थे जो पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या उनका इख्तिलाफ चल रहा होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो हमेशा कहते हैं फुल कोर्ट। तो अगर अब फुल कोर्ट बनेगा तो उसमें अपील का राइट तो नहीं होगा, ये अभी तयन होना बाकी है कि क्या रीजंस में क्या, जबकि रीजंस तो ऑर्डर तो ये आ गया, इसमें ये बात क्लियर नहीं है कि जी अगर आइंदा फिर यानी आपका 17 का कोर्ट है तो आप
8 के बेंच बनाएंगे या 8 का बेंच या 9 का बेंच बनाएंगे तो उससे ज़्यादा बड़ा बेंच बन ही नहीं सकता। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आपने देखा उन्होंने सेक्शन 4 में कहा हुआ है कि जो अगर कौन बनेगा 5 मेंबर बेंच वो सुनेगी, मिनिमम 5 मेंबर बेंच। तो अब इसके मतलब कि अब फुल कोर्ट तो कभी, क्योंकि अपील का राइट सब्सटेंटिव है, अब ये देखना कि उसको कैसे कवर करते हैं। और यही हमारा मुद्दा था कि जी इसके मतलब कि आइंदा के फुल कोर्ट तो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि राइट वेस्टेड राइट होता है। अपील का हक आज मुझे आपको सबको मिल गया। अब मुझे ये फैसला, जैसे मैं समझता हूँ फैसला गलत है, मैं इसकी अपील करना चाहता हूँ, तो मैं अपील नहीं कर सकूंगा इस फैसले, कहां करूंगा अपील सर? तो मतलब कि अच्छा ये आपने फुल कोर्ट बना देंगे, उसकी अपील नहीं मैं। जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, तो उस वक्त आपने ये कहा था और शायद इसका जवाब भी चीफ साहब ने दिया था कि जी वो दीगर जो इलेक्शन तो इलेक्शन का जो मामला है जो ज़्यादा वाइटल है, उस हवाले से जो है वो आप प्रोसीड कर सकते हैं, कब करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये। तो क्या मैंने उनसे पूछा था कि देखिए इलेक्शन का मामला है। जी जी प्लीज़ गो हेड। हमारी पटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट बार कैसा, हमारी पटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में अगस्त से। हमने ये कहा था कि अब इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन में होने चाहिए, वो अभी तक केस नहीं लगा। अब देखते हैं, क्योंकि अब आज लॉ अपहोल्ड कर लिया कि चीफ साहब उस पर भी कोई बेंच बनाते हैं, चीफ साहब तो नहीं, सॉरी माफ करना चाहिए, जो कमेटी है वो क्या अब बेंच बनाती है, या वो इसको भी रिव्यू करेंगे क्या कि वो केस भी अब 184(3) के जिम्मे में आता है। हो सकता है वो कहें कि 184(3) के जिम्मे में नहीं आता, हो सकता है वो कमेटी उस केस को भी रिजेक्ट कर दे जी, जबकि नंबर लग गया लेकिन कमेटी। अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प सवाल मैं करना चाहूंगा कि अगर 3 जजेज हैं, मसलन चीफ जस्टिस साहब हैं या इजाजुल हसन साहब हैं, और साथ मेरे ख्याल में इजाजुल हसन साहब के साथ अगले जो हैं वो क्या नाम है, जो उनके सीनियर जज हैं, जैसे सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सरदार तारिक साहब सर। अच्छा अब अगर इनमें स्प्लिट हो जाती है, मिसाल के तौर पर 2 जज कहते हैं ये बनना चाहिए, नहीं वो तो उसमें आप देखें सेक्शन 2 में लिखा है वो मेजॉरिटी से फैसला होगा। अगर 2 जजों ने फैसला कर दिया, तीसरा एक जज नहीं एग्री कर रहा, तो वो मेजॉरिटी से फैसला होगा, उसमें ये लॉ में प्रोवाइडेड है। अच्छा मेजॉरिटी से फैसला होगा। तो अच्छा अब एक और मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, एक सवाल और ज़िम्नन कि अगर मियां साहब की नाअहली खत्म हो गई जो आपने बताया, तो दुनिया में और हमारे यहाँ ये क्या नॉर्मल है कि मैं कह रहा हूं उनके इस कानून की जी मैं कह रहा हूं इस कानून के तहत उनको अपील का इख्तियार नहीं है। लेकिन जैसे आप फरमा रहे थे कि इरफान कादिर साहब ने फरमाया कि एक और लॉ बना था जिसमें उनकी नाअहली को इस तरह से 5 साल तक मुहित कर दिया था, वो अलग डिबेट है। लेकिन मैं एक नजरी सवाल कर रहा हूँ कि मियां साहब की नाअहली खत्म होगी जी जी, लेकिन ये फैक्ट रिमेन्स के ही हैज बीन एंड रिमेन्ड अ कॉन्विक्ट, और उन्होंने एक सजा अंडरगो की, एक सजा भुगती उन्होंने। तो दुनिया में क्या प्रैक्टिस है कि जो एक्स कॉन्विक्ट्स हैं, कैन दे रन फॉर द पब्लिक ऑफिस? इज दिस अ यूजुअल काइंड ऑफ प्रैक्टिस? देखिए हमारी यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन जो होती है आप देखें आर्टिकल 62-63 के तहत होती है। उसमें अब जैसे जिसकी कन्विक्शन हुई भी होती है और वो स्टैंड करती है, अब देखें इमरान खान साहब की, आप देखें उनकी कन्विक्शन हुई है तोशा खाने में, तो उन्होंने नाअहल कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जी वो नहीं लड़ सकते इलेक्शन, क्योंकि वो उनकी कॉन्विक्ट हो गई। यहाँ भी कन्विक्शन, अगर उनकी अपील अगर सस्पेंड भी हो जाए सेंटेंस, जो अभी तक नहीं है, क्योंकि आप देखें ये इश्तिहारी हैं, आपको पता है ये एब्सकॉन्डर हैं, क्योंकि ये परमिशन पे गए थे 4 हफ्ते के लिए, आज ये 4 साल या 3.5 साल के बाद वापस आ रहे हैं। तो इनके पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि ये अगर कोई उनकी सस्पेंड भी हो जाती है, जब तक वो अपील उनकी अलाउ नहीं होती तो ये कॉन्विक्ट रहते हैं। जो इमरान खान के साथ आपके साथ नहली है वो इनके साथ भी होनी चाहिए फिर। अच्छा बट साहब जुबैरी साहब, सो मोटल नोटिस जो है अब चीफ जस्टिस साहब जब 2 सीनियर जजेस की मशावरत से लेंगे, आप तो बहुत समझदार हैं, मुझे जो समझ आई है कि चीफ जस्टिस के साथ 2 साहिबान होंगे जजेस, वो सो मोटो लेंगे। क्या ये 3 अफराद ही फिर केस को सुनेंगे या फिर इस केस को आगे किसी भी बेंच को भिजवा दिया जाएगा? क्योंकि माजी में आप देखें जो चीफ जस्टिस लेते थे, मुझे याद है वही लिया करते थे। अब क्या होगा फिर इस सिलसिले में, रहनुमाई फरमाएं। देखिए वो सेक्शन 3 उसमें क्लियर है कि अगर वो लेंगे तो वो कमेटी फैसला करेगी, फिर डिसाइड करेगी, वो खुद भी बैठेंगे या किसी और को रेफर करें। 3 में और सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि कोई इशू आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के रिक्वायरमेंट है तो मिनिमम 5 जज सुनेंगे, वो सेक्शन 4 कवर करता है। लेकिन नेचुरली वो खुद भी सुन सकते हैं और मार्क भी कर सकते हैं जी। तो अब आप समझते हैं कि वो जो चीफ साहब ने भी कहा था और आपने सवाल भी उठाया था ड्यूरिंग योर जब आर्ग्यू कर रहे थे आप केस, कि जी जो दीगर बड़े वाइटल इश्यूज़ हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक इतना वाइटल इशू पब्लिक एट लार्ज के लिए शायद हो या ना हो, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं आम आदमी के तौर पर, शहरी के तौर पर कह रहा हूँ, इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये टेकअप अब हो जाएगा आप समझते हैं, और क्या होना नहीं चाहिए अब ज़रा तेज़ी के साथ?
वो अब देखें, अब तो हमें वक्त ही बताएगा, क्योंकि सेक्शन 3 में कोई पीरियड, कोई वक्त नहीं लिखा हुआ कि वो फैसला 184(3) के केस को सुनना है नहीं सुनना, कितने दिन में लेंगे। अब उनकी मर्जी है, हमने फाइल किया हुआ है, अब उनको फैसला करना है। हमने केस फाइल किया, हमने 2-3 और सुप्रीम कोर्ट बार ने केस फाइल। मिलिट्री कोर्ट्स का देखिए, आधा केस चला हुआ, वो खत्म हो गया, वो भी एक है। और मैंने आप सुना है कि लोगों के, जबकि अटॉर्नी जनरल साहब ने वो अंडरटेकिंग दी थी कि जब तक ये केस पेंडिंग है वो ट्रायल नहीं होगा, लेकिन मुझे आज खबर मिली है कि लोगों ने आके बताया है सुप्रीम कोर्ट में कि जी वो उन्होंने बन्नू में और दूसरी जगहों पे मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गए। तो ये एक अंडरटेकिंग अटॉर्नी जनरल साहब दी थी, वो भी एक वाइटल इशू है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। फिर हमारा एक और केस भी हमने दाखिल किया हुआ है, वो देखना है कि वो 184(3) के ज़मरे में आएगा ही नहीं, जो हमने अमेंडमेंट्स चैलेंज किए हैं ये आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ जो सुप्रीम कोर्ट बार ने पटिशंस दाखिल की हुई हैं, तो अब उसको अब देखना है कि वो कब और किस वक्त लगेंगी। जी जुबैरी साहब, अगर लगेगी, जुबैरी साहब रहनुमाई फरमाइएगा। मुझे तो ज़रा, मेरी आवाम को ज़रा आसान ज़बान में, आप जो बात कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के आपको रिप्रेजेंट भी करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि किस किस चीज़ में रिलीफ मिलेगा? नवाज शरीफ को अपील का हक मिलेगा? कौन से मुकदमात खत्म हो जाएंगे? और नैब के हवाले से आप देखें कि उनका भी केस चल रहा है। इस फैसले पर, इस फैसला ये हो गया, इस फैसले के जो असरात हैं हमें जरा आसान जबान में बताइए कि अब उस पे क्या इंप्लीमेंटेशन आप देख रहे हैं? देखिए, इस वैसे देखिए जो केस, जैसे नैब का केस आपने फरमाया, वो देखिए वो 21 अप्रैल के बाद उसका फैसला हुआ था, तो उसमें ये सेक्शन 5 लग गया, उसकी अपील दाखिल हो सकती है। उसकी अपील, एक तो रिव्यू तो हक है ही, अब ये डिपेंड करना होगा अगर रिव्यू दाखिल करें। अब अपील का हक है तो आदमी, क्योंकि अब वो 3 मेंबर बेंच का फैसला था, वो अपील उससे ज़्यादा बेंच के 5 के बेंच सुनेगा वो, तो उसकी अपील हो सकती है। नैब केस में हो सकता है 5 मेंबर बेंच के क्या है कि नैब का जो फैसला किया, वो सारे जो केसेस बंद किए इन पॉलिटिशियंस ने, वो गलत खुलाए, दोबारा वो सेट असाइड कर दें उस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है नेचुरली। और जो बाकी केसेस हैं जिसमें आपने कहा नवाज शरीफ साहब को, उनको और उन केसों में जिसमें अपील पहले रिव्यू हो चुका है और वो 21 अप्रैल से पहले हैं, उसमें अपील का हक नहीं दिया गया जी लोगों को। ये 21 अप्रैल के बाद कोई केस, किसी केस का फैसला हुआ है, उसमें अपील हो सकती है सर। और ये जो एक्ट है, इस हवाले से क्या हम ये समझते हैं कि जो पीटीआई के चेयरमैन, अगर उनकी कन्विक्शन हो जाती है, या अभी 184(3) के तहत तो नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल जो कन्विक्शन है, उस हवाले से भी क्या कोई रिलीफ का रास्ता खुला है? नहीं, इस केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उनके तो देखिए, उनके जो अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन उनको नेचुरल कोर्ट जेल से बाहर नहीं आए क्योंकि उनको साइफर के केस में गिरफ्तार किया हुआ है। वहां उस केस का फैसला होना है, अपील, और फिर अगर उसका उनके खिलाफ होता है या उनके हक में होता है, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मल तरीके से आएगी, जो एक अपील का, क्योंकि अपील का सेक्शन अलग है। ये जो अपील का राइट दिया हुआ है, ये 184(3) के अंदर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट, उसमें दिया है। आर्टिकल 185 डील करता है अपील का, कि हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर वगैरह जजमेंट आती है, उसकी अपील जो लाई करती है, वो आर्टिकल 185 है सुप्रीम कोर्ट का, जो अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अपील आएगी जी। और ये जो आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब कोई अपील नहीं हो सकती, एम आई राइट सर? इस केस में नहीं हो सकेगी क्योंकि जज ही नहीं है कोई सुनने के लिए, इससे बड़ी कोई जज अवेलेबल 15 लोग थे ना, अपील नहीं हो सकती। लेकिन अच्छा, ये बताएं कि ये जो नैब के केसेस जो खुल गए थे उमर बंदयाल साहब के डिसीजन के बाद, वो अब बंद हो जाएंगे? वो बंद भी हो सकते हैं, नहीं बंद। अब देखें, जो लोग उससे अफेक्टेड है, वो अपील का राइट मिल गया ना उनको, आज अपील दाखिल करेंगे कि जी ये फैसला गलत किया 3 मेंबर बेंच ने जो फैसला किया था, उनको और वो अपील का हक मिल गया ना सर। अच्छा, यानी वो भी, यानी देखा जाए, यानी ओपन एंडेड है, वो भी ओपन एंडेड है, उसके बारे में हक मिल गया। ठीक है, नहीं ओपन एंडेड नहीं है, क्लियर बात कर रहा हूं, ओपन एंडेड की कोई बात नहीं कर रहा। उन लोगों को जिसका जो ये, क्योंकि फैसला उनके रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही आया था, आई थिंक 15 सितंबर को, 21 अप्रैल के बाद आया, तो उस फैसले की अपील अब विद इन 30 डेज वो दाखिल हो सकती है जी। अच्छा, इसके साथ ये भी शायद मैं सुन रहा था कि 184(3) के तहत कोई टाइम फ्रेम भी बना दिया गया कि इस वक्त के अंदर अंदर जो है वो फैसला किया जाए आइंदा से। जी हाँ, उसमें कुछ पीरियड तो दिया हुआ है कि इस फैसला इतने पीरियड में किया। जी हाँ, टाइम दिया, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, मेरे सामने लॉ नहीं है, लेकिन कोई पीरियड दिया हुआ है। जी हाँ। एंड वन फाइनल, हाँ जी आप भट्ट साहब। जुबैरी साहब, पूरी दुनिया में एक शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक दफा जाता है, अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स 2 दफा जा सकता है, क्या मैं दुरुस्त हूं? जी
देखिए नहीं, दो चीज़ें। आप जैसे कोई 184(3) में कोई पटिशन दाखिल करता था, या तो सुओ मोटो ले लेते थे चीफ जस्टिस साहब, या जो लोग होते थे सुओ मोटो ले सकते हैं, या कोई पटिशनर जा सकता है कि इस पॉइंट पे कि जी मेरे ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं और ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर जा सकते हैं। तो वो चीज़ तो अभी भी रही, लेकिन अब एक कमेटी जो है, ये जो जजों 3 जजों की कमेटी, वो फैसला करेगी कि ये 184(3) के जुमरे में आता ही नहीं। यही हम लोग कह रहे थे कि जी वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा, ये तो आप कोर्ट में मामला आना चाहिए कि जी ये पटिशन लाई करती है या नहीं लाई करती। आप कमेटी का फर्ज करें, कमेटी कहती है नहीं बनती, उसकी अपील तो प्रोवाइडेड नहीं की लॉ में दी है। अब मुझे नहीं पता कि उस पर कोई रूल फ्रेम करते हैं सुप्रीम कोर्ट। वन लास्ट क्वेश्चन जुबैरी साहब, वन लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइए कि क्या इसकी भी नज़ीर दुनिया में मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो मनसूख या मुस्तरद किया था? क्या दुनिया में इस तरह होता है कि एक ही सुप्रीम कोर्ट में 2 दफ़ा एक चीज़ के बारे में और सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला ओवरटर्न हो जाए? इस तरह की नज़ीर है, मिलती है हमें? नहीं, इस तरह की वैसे तो मुझे नहीं मालूम दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ कंटेम्प्ट लॉ है, कंटेम्प्ट कोर्ट ऑर्डिनेंस है, वो आर्टिकल 204 से कवर होता है। उसके अंदर एक इंट्रा कोर्ट अपील प्रोवाइडेड है उनके कानून में। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है, जो प्रोटेक्टेड लॉ है, नेचुरली वो मुशर्रफ साहब के ज़माने 2003 का कानून है, उसके अंदर एक इंट्रा कोर्ट अपील, अगर 3 जजों ने आप पे कंटेम्प्ट लगा दी तो आप उसकी अपील 5 यहाँ कर सकते हैं, 5 की 7 में। तो उस लॉ में एक प्रोवाइडेड है अपील, इंट्रा कोर्ट अपील इन कंटेम्प्ट केसेस सर, लेकिन और किसी चीज़ में नहीं थी, क्योंकि हमारा भी अदरवाइज नहीं है, लेकिन अब मिल गई और वो भी एक कानून के तहत मिल गई। जी, एटलीस्ट हिस्ट्री वॉज मेड। बहुत शुक्रिया आपका जनाब आबद ज़ुबैरी साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये हमने कोशिश की कि आम आदमी के हिसाब से ये देखें, इतने दिनों से एक बड़ा हाई ड्रामा हो रहा था। तो अभी हमें मुझे बताया गया बाबर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माया नाज यानी एक कानून साज भी रहे हैं और जो है कानून को जानते भी। थैंक यू वेरी मच जनाब। हुजूर, ये फरमाइए कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इससे किस तरह से हमारी जो जुडिशल वर्किंग है उसमें बेहतरी आएगी? सर, ये मुझसे पूछा आपने? जी 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 बाबर अवान साहब। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये फैसला जो आया है इसके 3 हिस्से हैं। कुछ के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये शॉर्ट ऑर्डर है जो बहुत छोटा सा। जी जी। कुछ के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और कुछ के पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस है। वो मैं तीनों आपको बता देता हूँ। जी जी। सबसे पहले आ जाएं जो तीनों का मिक्स एक क्वेश्चन है कि क्या इस फैसले के मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब को और JKT साहब को, जहांगीर खान तरीन साहब को, कोई फायदा मिलेगा, या इस कबील के दूसरे लोग जो उस फैसले की जद में आए हैं, जो 2018 में आया था बलोच केस में, और इंसिडेंटली जिनके खिलाफ फैसला आया उनके खिलाफ वकील मैं था, बलोचिस्तान के एक लेजिस्लेटर का वो मुकदमा था। आंसर इज नो, उनको कोई फायदा नहीं होगा, उनके लिए ये रास्ता बंद हो गया, क्योंकि 8 जजेस ने फैसला दे दिया है जिसको हम कहेंगे जजमेंट, और जो 7 जज साहिबान हैं उन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया, यानी अपना इख्तिलाफी नोट दिया है, और उसके लिए यही लफ्ज उन्होंने कि डाइसेंटिंग जजेस जो हैं, ऑनरेबल जजेस के नाम लिखे हुए हैं। उस फैसले को अगर आप देखें आपके सामने है तो आपको मिल जाएगा। दिस इज नंबर 1। दूसरा ये है कि ये सजा क्या थी जिसके लिए रास्ता बंद हो गया? ये सजा थी जो ताहयात नाअहली की सजा थी, ये उसके लिए रास्ता खोला गया था, क्योंकि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के नीचे वो जजमेंट आई थी, और वो ताहयात नाअहली कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिटरमिन किया हुआ है एक लार्जर बेंच के अंदर, तो उसका रास्ता हो गया बंद। दूसरी वजह क्यों बंद हुआ है? उस फैसले के बाद उस वक्त जो अपील थी उसको कहते थे आइन के आर्टिकल 188 के नीचे कि ये अपील है इन द फॉर्म ऑफ अ रिव्यू, नजर सानी, दूसरी नजर फैसले पे डालना, वो खत्म हो गया। इसलिए कि रिव्यू फाइल किया इन दोनों हजरात समेत बाकी बहुत सारे लोगों ने, दर्जनों लोग थे जो मुतासिर हुए। रिव्यू को बड़ा लंबा सुना गया और 19 वकील दूसरी तरफ से बोले, और जो प्रोपोनेंट था जिसकी तरफ से पिटीशन थी उसकी तरफ से मैं वकील था। अब आ जाइए नवाज शरीफ साहब का ये एक पहलू मैंने आपके सामने रखा। ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल उनके ऊपर ये पेनल्टी लगी है, इसलिए इसको आइन को तरमीम किए बगैर, अमेंड किए बगैर इसको हटाया नहीं जा सकता। अब दूसरा जो इसका पहलू है वो है उनकी जो दूसरी सजाएं हैं, जिनके अंदर उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई थी इस्लामाबाद लाहौर से,
सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बाद उनको बेल मिली थी बाहर जाने के लिए 8 हफ्ते की। वो जब चले गए तो बेल उनके जाने के 8 हफ्ते गुजरने के बाद उन्होंने जंप की। उसके बाद कोर्ट्स खाली हाथ नहीं बैठी, उन्होंने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 और 88 के नीचे परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट, जिसको कहते हैं इश्तिहार शोरो गोवा, पहले 30 दिन के लिए वो जारी किया। उसके बाद उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी इश्तिहारी मुजरिम, क्योंकि वो कॉन्विक्ट थे, वो डिक्लेयर कर दिया गया। वो सजाएं अपनी दोनों जगह मौजूद रहेंगी जब तक उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत्म नहीं करता। वो सजा है 5 साल के लिए, वो ताहयात नहीं है। फर्ज करें किसी जगह से उनको 100% रिलीफ मिल हो गया और वो मिल गया, तो फिर उनको 5 साल का जो सजा का अरसा है वो पूरा नहीं करना पड़ेगा। अगर रिलीफ नहीं मिला तो 5 साल का अरसा उनको पूरा करना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने बेल जंप की थी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए, इसलिए उनकी सजा उस दिन से शुरू होगी, वहीं से शुरू होगी जिस दिन उनको मुल्क से बाहर जाने का परवाना मिला था 50 रुपए वाला। अब इसका जो चौथा पहलू है, ये अभी तक किसी जगह डिस्कशन नहीं हुई होगी, मैंने बड़ा डीपली इसको एग्जामिन किया है। अब चौथा पहलू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो ये है कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये बरी हो जाते हैं और साफ और साथ बाइज्जत का लफ्ज भी लिख दिया जाए, तो तब भी इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको खत्म करने का, दीवार चीन क्रॉस करने का एक रास्ता है, और वो रास्ता खुलता है आइन के अंदर तरमीम करने का। आइन का आर्टिकल 238 है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और ये नंबर का फर्क नहीं होता कि सिंपल लेजिस्लेशन 1 वोट से होती है, वो 2/3 मेजॉरिटी। सिंपल लेजिस्लेशन होती है वॉइस के ऊपर, और बंदे थोड़े से हों तो तब भी आपको पता है कितने उस दिन रात को थे जब ये एक्ट पास हुआ था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक एक लफ्ज के लिए बंदों को खड़ा होना पड़ता है। मैं खुद 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके बाद भी उसके अंदर तो हम पता नहीं कितने घंटे खड़े हुए कि हर मेंबर उठेगा और काउंट होगा कि ये सारे मेंबर पूरे हैं, दोनों हाउसेज में अलग-अलग होगा, वो प्रोसीजर और है। अब इसका जो दूसरा पहलू है उस पे आ जाइए। अब जो 5-10 की जजमेंट है वो क्या है, ये मैंने 8-7 की जजमेंट काजी साहब और भट्ट साहब आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया। जो वो जजमेंट है 10-5 की जजमेंट, वो ये कहती है कि अब 3 जो जजेस साहिबान हैं, एक चीफ जस्टिस साहब और उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक साहब एज सीनियर प्यूरी जज और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो गालिबन मार्च के महीने में वो सीनियर प्यूनी हो जाएंगे, वो बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल महम पैदा हुआ है मेरी नज़र में। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन का को ऑथर भी हूँ और मैं लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर भी रहा हूँ। वो ये हो गया है कि अब रेमेडीज आ गई हैं 2, ये मैं उसका पहला नतीजा बता रहा हूँ। एक रेमेडी जो आज अपहोल्ड होने से ये एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर का, वो आ गई है कि जी आप अपील देंगे। अपील में फर्दर में हम है जिसका आज इजहार 2 फाजिल जज साहिबान, एक जज साहिबा, एक साहब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने किया था कि अगर फुल कोर्ट बैठी हुई है तो उसके बाद अगर इस फैसले के खिलाफ किसी ने अपील करनी है तो वो कहाँ करेगा। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या फिर फुल कोर्ट बैठेगी अपना फैसले के खिलाफ अपील सुनने के लिए? जजेस तो यही रहेंगे, फुल कोर्ट जो थी वो बैठ गई। अब इससे अगला पहलू कि दूसरा आइन के अंदर जो लिखा हुआ है, रिव्यू पहले वो शख्स फाइल करेगा या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो आइन के नीचे कानून बना है उसके नीचे दी हुई अपील वो फाइल करेगा। ये मैं कह रहा हूं, आज अगर कोई फैसला होता है जो नहीं होगा, कल कोई फैसला होगा या परसों होगा, उनके लिए अपील है। जो मौसर बेमाजी पिछली तारीख से वो अपील खत्म होगी। अब इसका जो तीसरा जो इसका फैसले का हिस्सा है वो ये है कि बार एसोसिएशंस ने हमेशा ये आवाज बुलंद की थी कि 184 के नीचे अगर कोई फैसला हो तो उसमें आप राइट ऑफ अपील दें। वो मेरे ख्याल में इस पे तकरीबन कंसेंसस था वकला बरादरी में, राइट ऑफ अपील किया तक कि कानून, इंटरनेशनल लॉज भी ये कहते हैं और जो नेचुरल जस्टिस है वो भी ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला होता है तो उसको अपील मिलनी चाहिए। लेकिन ये वजाहतें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये शायद डिटेल जजमेंट में हूँ कि किस तरह से ये चलेगा, या कोई रूल्स और अमेंडमेंट करनी पड़े सुप्रीम कोर्ट को खुद कि पहले कोई
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 188 में आएगा या जो एक्ट है उसके नीचे आएगा। बाबर रवान साहब, आपने बड़ी सराहत और बड़ी बलागत के साथ, और लेकिन इस पर अब वक्त कम है, मगर मैं दोबारा इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा पूछूंगा, ये 238 नई जो आपने फरमाया है कि ये एक अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से करनी पड़ेगी, ये क्या इशू? तो ये इशू है, मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रटेशंस हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन जिस तरह हमने कहा भट्ट साहब कि अब ज़रा छोटे लोगों की बातें भी आ जाएँ अदालत में कि इलेक्शन कब होने हैं, कब नहीं होने हैं, लोगों के राइट। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद छोटे नहीं हम जैसे लोगों की, हाँ वही ना, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड जिसे कहते हैं। तो अब कुछ पॉलिटिकल खबरें भी हैं, इन पे बात करते हैं, मगर इरफान कादिर साहब शायद हों, वो एक उनकी बड़ी साहिब राय होती है, वो उनसे भी हम पूछेंगे अगर हमारा उनसे रब्ता हुआ, और फिर हम दीगर खबरों पे आएंगे। लाहौर की आलूदगी, इसराइल, ये सब ये किस्से हैं, ये अभी खोलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट साहब, मैं अभी आपका जो बीपर सुन रहा था, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से, वो लंदन से चल पड़े हैं शायद, और अब वो सऊदी अरब आएंगे, फिर दुबई रुकेंगे और फिर आ भी रहे हैं। एक तो ये थोड़ा सा बताएं कि कुछ लोग अभी ये कह रहे थे, और आपके और मेरे सामने भी कह रहे थे कि वो शायद ये फ़ैसला आने का जो हतमी है वो UAE आके करेंगे। अगर आपकी राय ज़रा मुख्तलिफ है कि उनका आना ठहर गया? जहाँ जी का जाना ठहर गया, जैसी आप मर्जी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर हैं, चौथी मरतबा बनने की ख्वाहिश रखते हैं काजी साहब, कैलकुलेटेड मूव करना जानते हैं, सियासी ख़ानदान है। अब 11 आज आप करें ना, 11 को वो अपने एवन फील्ड से निकलते हैं, एयरपोर्ट से रवाना हीथ्रो, जनाब सऊदी अरब उम्रा, 5-6 दिन वहाँ, फिर 17 और 18 को दुबई। ये जो 5-6 दिन उम्रे के साथ साथ बड़ी अहम मुलाकातें हैं, और काई साहब खबर दे रहा हूँ कि चाइना भी मुसलसल राब्ते में हैं, कोशिशें हो रही हैं। दुबई में जनाब एक मुकम्मल बड़ा त्यारा हमने ले लिया है, पूरे का पूरा टैक्सी हाई साहब हमने बुक करवा लिया है, को हम एक आधी सीट नहीं अल्लाह की रहमत से बुक कराते काई साहब, और उसका नाम रखा है त्यारे का उम्मीद पाकिस्तान। वो उम्मीद पाकिस्तान त्यारे का जो नाम रखा है, उस पर सहाफ़ी 150-200 बैठेंगे, जो लैंड करेगा इस्लामाबाद लैंड करने के बाद मियाँ साहब आधे घंटे के बाद वक्फे के बाद 100-200 साफी उनके साथ आएंगे। 1-2 भाई 150 की जो बुकिंग है वो काजी सईद ने खुद करनी है। तो टिकट ये पैसे कौन देगा? जिसको चाहे काजी साहब बैठा लेंगे और काजी साहब पैसे ले लेंगे ना उनसे। मिसाल के तौर पर मैंने जाना है तो मैं उनको दरखास्त करूंगा कि जनाब आपका 150 की आपने बुकिंग करा ली है, तो मुझसे ये इतने पैसे ले ले, 20 रुपए दे के मैं टिकट बुक करा लूंगा, तो मैं त्यारे में साथ आऊंगा इंशाल्लाह। मतलब जिसे पंजाबी में कहते हैं कि साफियों से टिकटों की उगराई की जाएगी। देखिए वो आपकी मर्जी है काजी साहब, लेकिन बात यह है कि उम्मीद पाकिस्तान त्यारा पाकिस्तान में लैंड करेगा, ये 100% बात अब तय हो चुकी है। किसी को अच्छा, उस त्यारे का नाम उम्मीद पाकिस्तान रखा? जी हाँ जनाब, ये मोहतरम। इस्लामाबाद से आधे घंटे के बाद फिर वो काजी साहब लाहौर आएगा। बट साहब मैं एक कहानी सुनाऊँ आपको, छोटी सी कहानी। बड़े दिनों से पहले तो मैं आपको गालिब का एक शेर सुनाता हूँ। मसाइल और थे पर दिल का जाना, अजब इकसान ऐसा हो गया है। मसाइल और थे पर दिल का जाना, अजब इकसान ऐसा हो गया है। अभी अभी बहुत हम सोच रहे थे। यहाँ रुक जाए। फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, हाँ। समझ हर एक राज को मगर फरेब खाए जा। फरेब खाए जा। आप फरमाएं। तो मगर वो जो हमें देख रहे हैं ना, वो फरेब नहीं खाएंगे, तो ये तो आपको पता। मगर मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ, जो वैलियंटली यहाँ पे ये जो हमास ने एक बहुत बड़ा बुत तोड़ा है, उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई। इसी तरीके से जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, कि जिस वतन अजीज़ में वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था, मैं 4 साल बाद मुल्क से वापस से आ रहा था, तो उनका बेटा मेरी बात याद रखना, जो वतन अजीज़ तुम छोड़ के आए थे ना, जो तुम्हारे दिमाग में फ्रीज हुआ है, वो बदल गया होगा। तो जब मैं यहाँ लाहौर में उतरा तो लाहौर ही और सी। पहले तो मैंने एयरपोर्ट को देखा, पुराना एयरपोर्ट था, क्योंकि मैं यूरोप अमेरिका से आ रहा था। मैं कोई आग लग गई होया कि मतलब जो ये चले छोड़े। अब मैं आपको बात बताऊँ, ये वो नहीं है जगह अब जहाँ स्मूथ सेलिंग हो, 7-8% आपका ग्रोथ रेट हो, जो है एक मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपके साथ हो, और आपकी एक रेड कारपेट बिछा दिया जाए, फूल व पत्तियाँ फेंकी जाएँ और कहें जनाब तख्त नशीन हो जाए। हजूर
ये 2023 का पाकिस्तान है। और कल सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस रिपोर्ट को जो हमारी किसी प्रीमियर एजेंसी ने दी है इस हवाले से, द मोस्ट रेलिवेंट थिंग कि बस करो, बिजली ठीक करो, आम आदमी को जो है रिलीफ दो, इनके जो बिलों में से पैसे हैं, ये जो तुम 2 नंबर टैक्सेस लगाए हुए हैं ये कम करो। तो ये कर रहे हैं ना काकर साहब, ये ठीक कर रहे हैं, स्मगलिंग वो बंद कर रहे हैं, हर चीज पे कंट्रोल वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है कर वो रहे हैं, वो खराब कर गया था, जो उसको ठीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, तो करके इनको कहेंगे आप आ जाओ। मेरा मतलब क्या सारी जिंदगी उन्होंने ना जमहूरी हुकूमत नहीं आना, काजी साहब इलेक्शन तो नहीं होने हैं, इलेक्शन तो कराए ना। हाँ इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कराए ना। तो इलेक्शन से तो आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे बंदा ताउन से भागता है। और नहीं कहा सब सदर मुमलिकत बनने के लिए नहीं आ रहे। आपको इलेक्शन क्या, आप तो जलसों से भागे हैं। बट साहब छोड़ें। अच्छा अब आते हैं इजराइल की तरफ। ये जो वाक़या हुआ है, ये जो हुआ है जिसने एक लिहाज से न सिर्फ खित्ते की सियासत बदल के रखती है, बल्कि ये ऊपर से एक मैट डेमन एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसने कहा था अपने मुल्क के सदर के बारे में, उसने कहा मेरा जो सदर है ना ये मेरे अवाम का इतना प्यारा नहीं है जितना रूस के सदर का दोस्त है। तो रूलिंग एलीट के अपने मफादात होते हैं, वो वैसे हमें लड़ाई रखते हैं आपस में, लड़ो भाई ये हमें, वो कहते हैं ना कि पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। तो हमें अब बात गोरा स्टाइल है, अब ये है कि यहाँ जितनी एफर्ट्स हो रही थी जिसमें पाकिस्तान भी जो उसको रेजिस्ट कर रहा था और पाकिस्तान की जो इशराफी है उसका बड़ा हिस्सा रेजिस्ट कर रहा था, वो अब सिलसिला ख़त्म हो रहा है। इजराइल जो है अब इसके बारे में ख़ुद जो बयान आया है, जो उनके डिफेक्टो बादशाह हैं, असल में जो असल बादशाह हैं सऊदी अरब के, जनाब प्रिंस MBS, तो उन्होंने भी जनाब उसको कंडेम किया है। पूरे मिडल ईस्ट के अवाम जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं इस सारी बर्बरियत के ख़िलाफ़। और इसमें जो असल पोजीशन क्या है, हम ये बैठ के कहते हैं कि बच्चे, औरतें, और ये हमारे दीन में भी है कि जी ना ये इनको और फसलों को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। मगर मैं ये समझता हूँ ये जो कुछ हुआ है ये इजराइल की रूलिंग एलीट और उसके जो जुल्म है उसकी एक्सेस की वजह से हुआ है। यार तंग आमद व जंग आमद आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। उनके बच्चों का कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी उनकी बिजली बंद कर देते हैं, कभी उनको बैठ के चांदमारी करते हैं, ऊपर से बम मारते हैं और वो आपको फूल पेश करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इजरायली रूलिंग क्लास और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के वो जराइम है ये, जिसके नतीजे में ये सब हो रहा है, और जो है लोगों को इनके साथ खड़े होना चाहिए। आप देखें करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी, बैंक ऑफ इजराइल का 30 अरब डॉलर की गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। वहां नेतान्याहू बैठा हुआ है। नेतान्याहू अगर आज ऑफिस से बाहर चला जाए तो वो जेल में जाएगा। वो एक दरम पेश आदमी है। उसने भी जजेस के जो इख्तियारात है वो खत्म कर रहा है और ये कर और ड्रामा कर रहा है। उसको सिर्फ इम्प्यूनिटी मिली हुई है, किस वजह से? क्योंकि वो ऑफिस में बैठा हुआ है। वरना मौसूफ तोहफे लेते हुए पकड़े गए हैं। तोशा खाने का हिसाब है उधर भी, तोशे यानी तोहफे लेके एज अ PM फेवर करते रहे कुछ सरमाएदारों को। एक दिन ऑफिस से बाहर हुए तो जनाब वो अपना अंदर जेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये है। बट साहब गड़ियां बेचता रहा है मेरा ख्याल है ये इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो वाला तो नहीं है, तोहफे लेता रहा है। अच्छा तोहफे, तो इससे पहले ऑलमर्ट भी अंदर था, इसके वो भी अंदर आ, उसको भी कुछ महीने फिर उसके बाद बाहर निकाल लिया। तो ये सारे एक ही वारदात है, सारे तोशा खाने ड्रामे ने। चलो आप तो खैर हम साफी भी इससे पाक नहीं है, हम साफी भी तोशा खाना से यार साढ़ा हक नहीं है, साढ़ा दिल नहीं करता सी टाइम रखी है अच्छी घड़ी तो चलो देखो। अच्छा आखिरी मिनट है भट्ट साहब, अब आप ये समझे कि कम अज़ कम हमारी हुकूमत तो एक अच्छा स्टांस, एक अच्छा बयान दिया काकर साहब ने, और आवाम जो है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के अवाम। अच्छा अब आखिरी बात करते हैं। आखिरी बात एक छोटी सी बात मुझे बता दें, जो बाबर अवान साहब फरमा रहे थे नवाज शरीफ के मुतल्लक और इस केस पे जो तफसीली गुफ्तगू फरमाई है, उन्होंने कहा हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो फिर तो ठीक है। वो बात क्या कुछ समझ आई थी आपको? नहीं, अब क्लोजिंग है, आप इस पर हम लंबी बात नहीं करते। लाहौर क्यों गंदा तरीन नाम इसकी, जब आप जो टाउन प्लानिंग है वो कब्जे ग्रुपों को दे देते हैं और उसके जवाब में वो महलात आपको तोहफे में देते हैं, तो फिर शहर गंदे बन जाते हैं। इसलिए लाहौर को लाहौर बना दें, लाहौर को पेरिस ना बनाएं, बल्कि जाएं पेरिस को लाहौर बना दें। अगर हमें ये था, ये था हमारा आज का शो। कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।